साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क नेपाल से। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस खबर के फैलने के बाद भारत में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पसीने छूट गए हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, नेपाल पर मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। आप जानते हैं नेपाल जो है हिमालय की गोद में बसा हुआ एक छोटा सा देश है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। दुनिया की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में ही है। और गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के ही लुम्बिनी में हुआ था। ये जो नेपाल है ये पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन कुछ 100 साल पहले पृथ्वी नारायण शाह ने पूरे नेपाल को एक किया और शाह राजवंश की स्थापना की, शाह डायनेस्टी की बुनियाद रखी। तो नेपाल में उसी शाह राजवंश के राजा लोग होते थे। बीच में नेपाल में ऐसे हालात हुए कि राणा खानदान के प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए कि नेपाल में राणाशाही हो गई और राजा जो नेपाल का होता था वो राणा प्रधानमंत्री की कठपुतली बन गया था, पपेट बन गया था। फिर जब महाराजा त्रिभुवन सत्ता में थे, गद्दी पर थे, तो पंडित नेहरू की मदद से राणाशाही को खत्म किया गया। साथियों, नेपाल की राजनीति में भी, नेपाल के इतिहास में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। नेपाल में 1996 से लेकर 2006 तक 10 बरस तक माओवादियों का विद्रोह चला। माओवादियों का सबसे बड़ा नेता था प्रचंड, और उस विद्रोह में हजारों लोग मारे गए, हजारों सैनिक मारे गए, सैकड़ों पुलिस वाले मारे गए। इसी तरह सन 2001 को नेपाल के राजमहल में रॉयल मैसेकर हुआ, शाही नरसंहार। जो नेपाल का युवराज था, क्राउन प्रिंस था दीपेंद्र, उसने दारू के नशे में आकर पूरे शाही खानदान को खत्म कर दिया, गोलियों से छलनी कर दिया। उस मैसेकर में, उस नरसंहार में नेपाल का राजा वीरेंद्र मारा गया, रानी ऐश्वर्या मारी गई, राजकुमार निरंजन मारा गया, राजकुमारी श्रुति मारी गई, और आखिर में दीपेंद्र ने खुद को भी गोली मार ली, खुदकुशी कर ली। तो इतना बड़ा ये खूनी कांड नेपाल के महल में हुआ सन 2001 में। सन 2008 में नेपाल में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो वहाँ राजतंत्र का खात्मा हो गया और नेपाल गणतंत्र बन गया, यानी मोनार्की से वो रिपब्लिक बन गया। राजा को बर्खास्त कर दिया गया और उसकी जगह राष्ट्रपति की नियुक्ति हुई। दूसरी बड़ी घटना 2008 में ये हुई कि नेपाल दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र था, लेकिन 2008 में उसको धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया गया, सेक्युलर कंट्री, यानी कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको बराबरी का दर्जा दिया गया। फिर 2015 में काठमांडू में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जलजला आया, और उस अर्थक्वेक में काठमांडू तबाह हो गया। तो ये सब बहुत
उतार चढ़ाव नेपाल के इतिहास में हुए। अब आइए पिछले साल 2025 के सितंबर महीने में, पिछले साल के सितंबर महीने में नेपाल का प्राइम मिनिस्टर था केपी शर्मा ओली। ये केपी शर्मा ओली बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। हिंदी में कहें तो नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी। केपी शर्मा ओली के समय में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, करप्शन और नेपोटिज्म भी चरम पर था, जिसे हिंदी में कहते हैं भाई भतीजावाद। उसके बाद क्या हुआ कि सितंबर 2025 में ओली की सरकार ने हुक्म दिया कि नेपाल में सभी सोशल मीडिया पर बैन कर दिया जाएगा। मतलब जितना ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह होता है सब पर बैन कर दिया गया, रोक लगा दी गई। इसके बाद जेन जी के लाखों लड़के लड़कियां नेपाल की सड़कों पर निकल गए। आप पूछेंगे कि जेन जी क्या होता है, तो जनरेशन को संक्षेप में जेन कहते हैं और जेन जी का मतलब हुआ वैसे लड़के लड़कियां जो सन 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं। इनको पूरी दुनिया में जेन जी के नाम से जाना जाता है। तो ये लड़के लड़कियां सड़कों पर निकल गए। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर था। इसने पुलिस को आदेश दिया बहुत सख्ती से दबाने के लिए। जगह जगह गोलियां चलाई पुलिस ने। 77 लोग 77 लोग पुलिस की गोलियों में मारे गए, लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे। इसलिए केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देके भागना पड़ा कुर्सी छोड़ के। उसके बाद जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल, उन्होंने श्रीमती सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। ये जो श्रीमती सुशीला कार्की हैं, ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रह चुकी हैं, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति रह चुकी हैं। और फिर ऐलान किया गया कि 5 मार्च 2026 को नेपाल में नए आम चुनाव होंगे। तो 5 मार्च को यानी इसी महीने की शुरुआत में नेपाल में आम चुनाव हुए और उसमें एक नई पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, उसकी जबरदस्त जीत हुई। और उसके नेता बालेन शाह ने कल नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, नए वजीर आजम के रूप में हलफ लिया है। बालेन शाह की कहानी भी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। ये काठमांडू के मेयर हुआ करते थे। पढ़ाई इन्होंने हिंदुस्तान में की है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ये रैपर थे, यानी सिंगर थे, गायक थे और नेपाल के युवाओं में बहुत पॉपुलर हैं। तो कल बालेन शाह ने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली और कल ही एक बड़ी घटना हुई कि नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, साबिक वजीर आजम केपी शर्मा ओली, और जो पूर्व गृह मंत्री थे, साबिक वजीर दाखिला रमेश लेखक, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। हुआ ये था कि जब पिछले साल 77 लोग मरे थे पुलिस फायरिंग में, तो एक जांच आयोग बनाई गई थी, इंक्वायरी कमीशन, और उसने रिपोर्ट दी थी कि इतने लोगों की मौत के लिए केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक, ये दोनों जने जिम्मेदार हैं। और इसी के बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। अब यदि इन पर लगे इल्ज़ाम साबित हो जाते हैं अदालत में, तो इनको 10-10 बरस की सजा मिल सकती है। तो ये तो नेपाल की बात हुई। अब जब से ये खबर फैली है, तो आप देखेंगे हिंदुस्तान का सोशल मीडिया है वो भर गया है और सब लोग कह रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में जो अभी बने हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, मोदी प्रधानमंत्री बना हुआ है, अमित शाह गृह मंत्री, अब इनका नंबर भी जल्दी ही आने वाला है। आज मैंने भी अपने फेसबुक पर लिखा है कि ओली झांकी है, मोदी बाकी है।
क्योंकि नेपाल में जो हालात थे उससे भी बदतर हालात हिंदुस्तान में हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी सत्ता का नशा चढ़ गया है और इन दोनों ने बिल्कुल रंगा बिल्ला की तरह काम किया है और बहुत जुल्म सितम किए हैं लोगों पर। कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके यहाँ ईडी का रेड हो जाता है, ईडी की फाइल खुल जाती है, या फिर सीबीआई का रेड हो जाता है, सीबीआई की फाइल खुल जाती है। किसी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा कर जेल भेज दिया जाता है, जैसे सोनम वांगचुक को भेज दिया गया। किसी पर यूएपीए के तहत झूठा केस हो जाता है। किसी को की सरकार गिरा दी जाती है, उसके विधायकों को खरीद लिया जाता है, एमएलएस की खरीद फरोख्त हो जाती है। तो पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल माफिया की तरह काम कर रहे हैं और इन्होंने भी एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। लेकिन जैसा होता है, सबका समय आता है, सबके पाप का घड़ा भरता है और जब पाप का घड़ा भरता है तो फिर फूट भी जाता है। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो जो बादशाह हाथी पर सवार रहता है उसको भी कुत्ता काट लेता है। तो कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह हुकूमत में हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं, माफिया की तरह नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन जब काल चक्र घूमेगा, वक्त का पहिया घूमेगा, इन लोग के हाथ से कुर्सी जाएगी, तब इनकी भी वही हालत हो जाएगी जो आज नेपाल में केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक की हुई है, जो 6 महीने पहले तक नेपाल पर हुकूमत करते थे। मोदी और अमित शाह को तो और ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। मोदी ने तो अमेरिका में एप्स्टीन के टापू पर जाकर छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की है और उसके सारे वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं। इसलिए ट्रंप खुलेआम धमकी देता है कि जब चाहे मोदी को बर्बाद कर देगा। और भी मोदी ने बहुत सारी औरतों का हिंदुस्तान में भी शोषण किया है। अभी मधु किश्वर ने इतने इल्ज़ाम लगाए हैं। अमित शाह तो देखिए तड़ी पार ही है। अमित शाह जब गुजरात का होम मिनिस्टर हुआ करता था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तड़ी पार कर दिया था, यानी उसके गुजरात में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये मोदी और शाह की भी हालत बहुत जल्दी ओली और लेखक वाली होनी है। साथियों, अभी जिस तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, जिस तरह गैस का संकट गहरा रहा है, जिस तरह से तेल का संकट गहरा रहा है, जिस तरह कमर तोड़ महंगाई आने वाली है, जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, मेरा ये मानना है कि इस साल के ख़त्म होते होते हिंदुस्तान में भी जन जी की क्रांति हो जाएगी और उसके बाद मोदी और अमित शाह दोनों तिहाड़ जेल के अंदर देखे जाएंगे और कंगना रनौत मोदी के लिए खाना पहुंचाती नजर आएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।